देखिए, किट कैप्लान, क्वेश्चन का नाम है कैट, क्वेश्चन का नाम है KAT कैट। क्वेश्चन नंबर 108, टैक्स प्लानिंग कोई नया अलग चैप्टर नहीं है, ये बात अपने दिमाग में बिठाइए। टैक्स प्लानिंग अलग से नहीं है, ना बुक में है ना किट में है। 10 मार्क का जो सवाल आएगा ना, वो टैक्स प्लानिंग से होगा, और टैक्स प्लानिंग वही कर सकता है जिसको इंडिविजुअल और कंपनीज का टैक्स कैलकुलेट करना आता हो। अभी हम टैक्स प्लानिंग का हमने वो क्वेश्चन उठाया है जो इंडिविजुअल से एग्जामिन हुआ है, ये है कैट। आप क्वेश्चन पढ़ना, लेकिन मैं आपको पहले ओवरव्यू देता हूँ। क्वेश्चन में ये बोलता है बताओ, रिक्वायरमेंट है, कहता है बताओ कितना टैक्स बचाएगी ये बंदी, ओवरऑल टैक्स सेविंग बताओ। हमने कहा ओके, टैक्स ईयर 23 पे खत्म हो रहा है, मतलब हमारा 22-23 का टैक्स ईयर। अब बताओ कितना टैक्स बचाएगी आंटी, कैसे? अगर कि वो इस प्रॉपर्टी को खुद खरीद ले या किसी कंपनी के थ्रू खरीद ले। हैं, ये क्या बात हो गई? इसको मैं अब आसान करता हूँ। सवाल जब पढ़ेंगी ना तो ये कहता है कि कैट आंटी जो है वो सोच रही हैं, प्लानिंग है ना, प्लानिंग में तो सोचेगी ही बंदी। वो सोच रही है कि एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेके आगे किराए पे देना शुरू करे, यानी उसको लैंडलॉर्ड बनने का शौक है, जागीरदार बनना चाहती है। ठीक है भाई, बदमाश है, क्या कर सकते हैं, पैसा उसका, मर्जी उसकी। अब शी वांट टू बी अ लैंडलॉर्ड, अब लैंडलॉर्ड बन जाएगी, कोई मसला थोड़ी है। लेकिन वो कहती है कि वो अनश्योर है कि वो या तो खुद प्रॉपर्टी खरीद ले या वो एक कंपनी खड़ी करे और उस कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाए। मतलब क्या हुआ? सिनेरियो 1, परचेज पर्सनली, परचेज पर्सनली यानी खुद प्रॉपर्टी खरीदे। जब वो खुद प्रॉपर्टी खरीदेगी तो शी विल बी लैंडलॉर्ड बाय हरसेल्फ, और जब वो लैंडलॉर्ड होगी तो उसकी प्रॉपर्टी इनकम हम निकालेंगे। ये पहला सिनेरियो है। दूसरा है किसी कंपनी के थ्रू प्रॉपर्टी खरीद ले, वो हम इसका सेकंड सिनेरियो वो भी देखेंगे। लेकिन पहला सिनेरियो हम अज्यूम करते हैं कि आंटी ने प्रॉपर्टी को खुद खरीदा। चलो भाई, खुद खरीदा। आइए, कहने वाले ने कहा प्रॉपर्टी किराए पे देंगे, किराया मिलेगा, फिर लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदिए तो उसमें इंटरेस्ट देंगे, फिर कुछ अदर एक्सपेंस सारे के सारे अलाउ हैं। इसके अलावा हर सूरत में ये बंदी की एम्प्लॉयमेंट इनकम भी है। फिर अगर वो कंपनी के थ्रू खरीदे, हम उसको भी नहीं पढ़ते क्योंकि अभी ने कंपनी का बाद में देखना है। आपको पता है टैक्स कैसे निकलता है? इस फॉर्मेट से निकलता है, नॉन सेविंग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। देयर इज नो इंटरेस्ट, नो डिविडेंड एट ऑल। इस क्वेश्चन में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इनकम है, क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है? 60650, एम आई राइट? और ये प्रॉपर्टी को खुद ओन करेगी ना, ये प्रॉपर्टी को ओन करेगी तो इसका मतलब शी इज गोइंग टू बी अ लैंडलॉर्ड। जब लैंडलॉर्ड होगी तो प्रॉपर्टी इनकम होगी। प्रॉपर्टी इनकम कैसे निकालते हैं? एनुअल रेंट रिसिप्ट। जब सवाल कुछ बोलेगा नहीं तो रिसिप्ट, सवाल कुछ बोलता नहीं है तो रिसिप्ट बेसिस होती हैं। कितना करना है? 2600 रुपये किराया है 1 महीने का, और थ्रू आउट रेंट पे दिया है, इसका मतलब साल का किराया कितना हुआ? 12 महीने। कितना आंसर है? 31200। 1200। ये CRQ है,
हमें पता है कि अगर कोई चीज अलाउ है तो जीरो लिखना है। ये देखो और ये देखो, मोर्गेज जी। इंटरेस्ट, इसको क्या बोलते थे? हमने क्या नाम पढ़ा था? इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्वायर प्रॉपर्टी। इसका रूल था कि ये अलाउ नहीं होता, जीरो लिख दे हैं। राइट। और अदर एक्सपेंसेस के आगे उसने लिखा है ऑल अलाउड। खुद का है ना ऑल अलाउड। नोट टू एंड नोट थ्री, जी। और नोट वन तो हो चुका। अलाउड मतलब माइनस करना चाहिए, प्रॉपर्टी इनकम है, कर दिया। आई एम गेटिंग प्रॉपर्टी इनकम ऑफ हाउ मच? 26,600। टोटल इनकम आएगी। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में है कोई नहीं, तो इसका मतलब यही मेरी टोटल इनकम। ये टोटल इनकम, ये नेट इनकम। और ये 1 लाख से कम है, तो हमें पता है अब हमें टोटल के कॉलम की जरूरत इस सवाल में नहीं है, क्योंकि पर्सनल अलाउंस इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस। याद आ रहा है कब पढ़ा था ये टॉपिक हमने? बचपन में। 12,570 इज गोइंग टू बी द पर्सनल अलाउंस, एंड वी आर गोइंग टू हैव आवर टैक्सेबल इनकम। कितनी तशरीफ लाती है? 74,680। टैक्सेबल इनकम नॉन सेविंग, कोई गिफ्टेड शिफ्टेड है नहीं, तो नॉन सेविंग पे टैक्स कैसे लगता है? बैंड होता है, बैंड। बेसिक बैंड, बेसिक बैंड की लिमिट है 37,700। उसमें लगता है 20% टैक्स का रेट, 20%, विच लीड्स टू एन आंसर ऑफ 7540। कोई गिफ्टेड है नहीं कि हमारा बैंड का लिमिट बढ़ जाए। ये बंदा देख के ही पता चल रहा है कि हायर बैंड में जाएगा, तो हायर बैंड तलक जाएगा, हायर बैंड तक जाएगा। तो जो डिफरेंस है वो हायर बैंड में डाल दो। कितना डिफरेंस है? और इस पे लगाओ 40%। यहां तक कोई भी चीज ऐसी जो नहीं है या समझ नहीं आई? 2 सेकंड में मैं जरा कॉपी कर लूं। कॉपी कीजिए, लेकिन कोई मसले वाली बात तो नहीं है यहाँ तक? नहीं। 1 मिनट दें, ये पूरा हो जाए फिर आप एक साथ कॉपी करें। जी आ जाता है, फिर हमें यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट पता है। चाइल्ड बेनिफिट ऐड होता है, सवाल में कोई चाइल्ड बेनिफिट नहीं है। मैरिज अलाउंस लेस होता है, सवाल में कोई शादी या इलेक्शन ऑफ मैरिज अलाउंस नहीं है। और यहाँ पे एक चीज और लेस होती थी जो मैंने पढ़ाई है, उसका नाम याद है? रिलीफ। ये प्रॉपर्टी इनकम में पढ़ाया था। रिलीफ ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्वायर प्रॉपर्टी। क्या सिखाया था? कि ये हमेशा 20% होगा, लोन अमाउंट का, इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का 20% हमें रिलीफ मिलेगा। ये इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता, प्रॉपर्टी से माइनस नहीं हो सकता, लेकिन इस इंटरेस्ट की वजह से हमें टैक्स सेविंग होती है 20% की। याद आ रहा है? ये धुंधला धुंधला सा याद आया? जी। और हमारे पास फाइनल आंसर आया, जिसको हमने बोल दिया टैक्स लायबिलिटी। इस सवाल में पेई है नहीं, तो व्हाट इज द लायबिलिटी? इट विल बी सेम एज द पेएबल। पेएबल और लायबिलिटी इस सवाल में सेम सेम हो गई। एनी डाउट्स? तो हमने ये नहीं। करा कि भाई ये बंदी ने लैंडलॉर्ड बन गई, खुद लैंडलॉर्ड बन गई, खुद प्रॉपर्टी एक्वायर करी, तो इसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 19,932। दैट्स इट। लेकिन सवाल में हमसे ये थोड़ी पूछा है
सवाल में तो पूछे टैक्स सेविंग बताओ, अगर ये या दूसरा काम करे तो कॉपी हो जाए तो बताइएगा, देन वी विल मूव टू द सेकंड पॉइंट। क्या? अब इसका सेकंड पार्ट है ना, ये आंसर याद रखना, ये याद रखना, ठीक। ये मैं आपसे थोड़ी बात पूछूंगा। इसका सेकंड पार्ट क्या है, कहता है कि आप खुद से प्रॉपर्टी ना खरीदो, थ्रू अ कंपनी खरीदो। मतलब मतलब वाया कंपनी, परचेज प्रॉपर्टी वाया कंपनी। प्रॉपर्टी खरीदो लेकिन खुद से ना खरीदो, कंपनी बना के खरीदो। मतलब ये जरा समझना, ये बंदी है, ठीक है, ये बंदी है, खातून है, ये कैट आंटी है। कैट आंटी पहले तो खुद प्रॉपर्टी खरीद रही थी, अब खुद नहीं खरीदेंगी। अब कैट आंटी एक कंपनी बनाएंगी, एक कंपनी रजिस्टर्ड करेंगी, और वो कंपनी जो है ना, वो इस प्रॉपर्टी को ओन करेगी। मतलब ये जो कंपनी है ना, कंपनी, ये कंपनी है जागीरदार। दिस कंपनी इज गोइंग टू बी द लैंडलॉर्ड। तो आंटी कैट कौन हुई? आंटी तो लैंडलॉर्ड ना हुई ना। आंटी जो है वो सीधी सीधी शरीफ सी शेयर होल्डर हुई। एम आई राइट? और शेयर होल्डर को मिलता है सीधा डिविडेंड। तो आंटी की प्रॉपर्टी इनकम नहीं होगी, क्योंकि लैंडलॉर्ड कंपनी है, तो प्रॉपर्टी इनकम तो कंपनी की होगी। हमें तो कैट के लिए सॉल्व करना है, तो प्रॉपर्टी इनकम इज फॉर द कंपनी ओनली। सो वी आर नॉट सॉल्विंग द कंपनी, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग कॉर्पोरेशन टैक्स। तो खल्ली वल्ली कंपनी बाबा, हम तो आंटी के लिए काम कर रहे हैं, आंटी के एडवाइजर हैं, 9 मार्क्स लेने हैं हमें। तो आंटी शेयर होल्डर है, आंटी के लिए प्रॉपर्टी इनकम नहीं कैलकुलेट होगी। ये बात समझ आती है? आंटी के लिए जस्ट डिविडेंड कंप्यूट होगा, जो कि लिखा हुआ भी है कि इफ द प्रॉपर्टी इज परचेज वाया लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, देन द कंपनी, कंपनी टैक्स देगी, और कंपनी की मालकन यही बंदी है, तो इसी पे ये टैक्स पड़ेगा 2774। एंड कैट विल विड्रॉ डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी, टोटल 6000। कंपनी प्रॉपर्टी इनकम कमाएगी और उस पर टैक्स देगी। कैट एज अ इंडिविजुअल ओनर ऑफ द कंपनी कितना डिविडेंड निकालेगी कंपनी से? सीधा सीधा 6000। बात समझ आ रही है? नहीं। अब देखो, कैट की नॉन सेविंग्स, वो उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम तो है ही ना, वो तो हर सूरत में रहनी है, क्योंकि उसको सैलरी तो मिल ही रही है। कितनी थी वो? 60। आइदर ऑप्शन, ये तो मिल रही है। लेकिन इस केस में अगर वो कंपनी खोलती है तो उसको डिविडेंड भी मिलेगा, जो कि है 6000 का। डिविडेंड पे टैक्स का रेट अलग होता है, शायद आपको याद होगा। क्या रेट्स हैं? नहीं याद है तो हम बता देंगे अभी। डिविडेंड टोटल का कॉलम तो बनेगा, लेकिन उसका कोई खास काम है नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनकम 1 लाख से नीचे नीचे है, राइट। पर्सनल अलाउंस कितना होता है? 12,570। वी हैव आर टैक्सेबल इनकम, 6000 आ गई।
ये जरा मुझे आंसर बताएंगे। जरा ये चेक कीजिएगा, मैंने डायरेक्ट किया। जी आपको आवाज आ रही है? जी सर, एक मिनट में चेक कर रही हूँ। सही है। सही किया मैंने? कोई जी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई सवाल? नहीं। अब टैक्स, नो। टैक्स निकालें। तो टैक्स की सीक्वेंस है ना, जी। तो होता है। अब ये बंदा भी हायर बैंड है ना, हायर तक जा रही है। 1.5 लाख से नीचे है, 37,700 से ऊपर है। नॉन सेविंग बेसिक बैंड, कोई गिफ्टेड नहीं है कि बैंड की लिमिट बढ़े। ये आ गया 7540। हायर में कितना आ जाएगा नॉन सेविंग? डिफरेंस करेंगे 10, ये आ गई 48080। नॉन सेविंग तो हो गई। फिर इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन डिविडेंड है। डिविडेंड कैसे करते हैं, कुछ याद है? नहीं। बेहतरीन। Dad? डिविडेंड के लिए 2000 का नील रेट बैंड हमेशा अवेलेबल होता है। आप बेसिक बैंड, हायर बैंड, एडिशनल बैंड, आप कोई भी हैं, इफ यू आर अर्निंग अ डिविडेंड यू आर गोइंग टू गेट अ नील रेट बैंड ऑफ 2000 का लिमिट वाला। तो 0 हो गया 2000 पे। बेसिक बैंड में कोई जगह बाकी नहीं है, तो जो भी है वो हायर में आ जाएगा। 6000 में 2000 नील रेट बैंड में गया तो 4000 यहाँ आ गया। डिविडेंड अगर हायर बैंड में हो तो उसमें क्या रेट होता है? 34.34%। मैं यही कहता था ना, 34.34। 34.34 मतलब 33.75%। आंसर इज 1350। यहाँ पे कोई रिलीफ स्लिप भी अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज शी इज नॉट अ लैंडलॉर्ड। 13,042 इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस कैट, अगर वो किसी कंपनी के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदती है। यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं। पुराना याद आ रहा है, ये पढ़ाया था अरसे दराज पहले। कौन से चैप्टर में? हाँ, कौन से चैप्टर में? प्रॉपर्टी डिविडेंड का तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। एक चले, मिनट, कॉपी कर करने दे। तो यहाँ तक कोई इशू है? होगा कहीं ना कहीं कॉपी में। तो चले, यहाँ तक कोई मसला? नहीं। अब अगर ये प्रॉपर्टी वाया कंपनी खरीदती हैं तो इनको 13,042 का टैक्स देना है, करेक्ट? और जी। उस कंपनी को कितना टैक्स देना है? ये कंपनी की मालिक भी तो यही बंदी है ना। ये देखो क्वेश्चन में जी। 2774 का कॉर्पोरेशन टैक्स, ये अकेली मालिक है। तो कंपनी पे जो टैक्स लगेगा वो भी तो ये खुद ही देगी ना। ड्रामेबाजी ये जो भी हो रही है टैक्स बचाने के लिए, लेकिन लगेगा तो इसके ऊपर ही कि नहीं। जी। कितना आ गया ये? मिल मिला के कितना टैक्स देना पड़ा? पर्सनल टैक्स 13,000 कुछ 42, और कंपनी के ऊपर टैक्स 2774। लेकिन अगर ये कम खुद पर्सनली खरीदती, क्या करती? पर्सनली खरीदती। पर्सनली खरीदती तो हमारे पास आंसर क्या आया था? 19932। तो आप मुझे बताओ, आप इस बंदी को क्या सजेस्ट करेंगी? कंपनी। अगर हम कहें टैक्स सेविंग्स, टैक्स सेविंग्स वाया कंपनी काम करे तो कितना टैक्स बचेगा?
4116 का टैक्स बचेगा कि नहीं बचेगा? जी। ये हो गया आपका 9 मार्क्स। कितने मार्क्स मिले हमें? 9। यहाँ पे कोई सवाल? सर आप ये डिविडेंड का समझा दें, ये जो आपने डिविडेंड का जो किया है। तो बता देता हूँ। और ये हो गया हमारे पास 9 मार्क्स। इसने बोला था एनआईसी इग्नोर कर देना, वरना हम एनआईसी भी निकालते। कि कंपनी होती तो एनआईसी उसके हिसाब से, कंपनी के हिसाब से होती। इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट है तो वन वन एम्प्लॉय वाली भी निकालनी पड़ती। लेकिन इसने बोला एनआईसी पे तुम्हें माफ किया, तो हमने कहा तेरी मेहरबानी। बी पार्ट में क्या बोला है? Explain one way in which the calculation of a future taxable gain on a property disposal made by the limited company would differ from the calculation of a taxable gain on a disposal made personally. कहता है अब ये जो एक है ना, ये कैपिटल गेन्स टैक्स से आया हुआ है। अब अभी ने कैपिटल गेन्स टैक्स जब पढ़ेंगे, जब आपको ये बात आ जाएगी समझ। लेकिन अभी के लिए मैं बस ये बता देता हूँ। जैसे पर्सनल अलाउंस होता है ना, कंपनी इंडिविजुअल में पर्सनल अलाउंस होता है 12,570। कंपनी में कोई पर्सनल अलाउंस नहीं होता, कि वहां कोई पर्सन ही नहीं होता। इस तरह जब हम कैपिटल गेन्स टैक्स पढ़ेंगे ना, तो जो इंडिविजुअल बंदा कोई प्रॉपर्टी बेचता है ना, तो उसको एक एग्जम्पशन मिलती है कि इतनी अमाउंट पे कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है, आपको माफी मिलती है, छूट मिलती है। लेकिन अगर कंपनी अगर कोई चीज बेचती है ना, कोई कैपेसिटी बेचती है, तो कंपनी को कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती। तो इस एक मार्क का आंसर पता है क्या है? इस एक का मार्क का आंसर ये है कि जब हम सीजीटी पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ बताने के लिए ये है कि भाई इंडिविजुअल को कैपिटल गेन्स टैक्स के टॉपिक में एनुअल एग्जेम्पशन 12,300 की मिलती है, जबकि कंपनी को नहीं मिलती। इसलिए कंपनी पे कैपिटल गेन्स टैक्स ज्यादा लगता है, इंडिविजुअल पे रिलीफ या एग्जेम्पशन की वजह से टैक्स कम लगता है। तो ये एक मार्क का जवाब हमने आपको बता दिया। नहीं भी अगर समझ आया तो कोई मसले वाली बात इसलिए नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर हमने पढ़ना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का एंड। यहाँ तो कोई